हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसंयोजी यौगिकों का रसायन का भाग 3, है ना। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। फिर हमने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा कि जो वर्नर्स थ्योरी है वो क्या होती है, मतलब हमने उसमें ये देखा था कि कैसे ये उपसंयोजी यौगिक है, उनकी खोज हुई, कैसे हमने इसके बारे में जाना, ये सब पढ़ा। अब आज हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखो, तभी आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा, है ना। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, है ना, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, जब भी हमको क्या पढ़ना होता है, कोई भी चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको नए नए टर्म्स याद करने होते हैं, तभी हम लोग उस चैप्टर के साथ फेमिलियर होते हैं ना, कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से शब्द आने वाले हैं, तभी हम लोग उसकी परिभाषा बता पाएंगे और उसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पारिभाषिक शब्दावली, जिसको बोला जाता है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे होगे फर्स्ट लिखा हुआ केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या होता है। ठीक है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो डी ब्लॉक के तत्व है, जैसे कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक का तत्व, परमाणु क्रमांक 21, है ना, स्कैंडियम से हमारा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो स्टार्ट होता है। तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होंगे वो केंद्रीय धातु परमाणु की क्राइटेरिया में आते हैं। ठीक है, दूसरा बात ये है कि जो भी डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके पास क्या होना चाहिए, रिक्त डी कक्षक, खाली डी ऑर्बिटल उसके पास होना चाहिए, है ना। तो जो खाली डी ऑर्बिटल है वो क्यों होना चाहिए, इसकी बात हम लोग करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन है, देखो जो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेता है ना। तो यहाँ पर देखो पहले जो हमारा क्राइटेरिया था वो क्या था कि जो भी केंद्रीय धातु है वो क्या होना चाहिए, डी ब्लॉक का तत्व होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, वो क्या होगा कि जो भी डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके पास क्या होता है, खाली डी कक्षक होता है। ठीक है, तो खाली डी कक्षक इसीलिए है क्योंकि अगर उसके पास खाली कक्षक होगा तभी सामने वाला कोई भी जो लिगेंड है ना, लिगेंड क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, लिगेंड है उसको वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान कर पाएगा। ठीक है, तो खाली डी कक्षक होना चाहिए। इसके बाद एक कंडीशन है कि इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी जो सामने वाला लिगेंड है इसको इलेक्ट्रॉन का दान कर पाएगा, है ना। और एक पॉइंट क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, और कब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और उसको हम लोग और इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो ग्रहण करे, ऐसा नहीं होता। तो पहले ही हम लोगों ने इसका कंडीशन क्या देखा कि जो केंद्रीय धातु है वो कौन होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनके पास क्या होने चाहिए, रिक्त डी कक्षक, मतलब खाली डी कक्षक होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, ग्रहण कर सके, है ना। और इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। ठीक है, और इसको एक और चीज क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास जो चीज नहीं होती वो उसको क्या करता है, लव करता है, मतलब उसको वो चाहता है कि वो चीज उसके पास में मिले। तो इसके पास क्या, किस चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट, हमारा दूसरा जो परिभाषिक शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है, लिगेंड है। ठीक है, तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड का काम है ये जो केंद्रीय धातु है उसको इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। ठीक है, अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन का दान कब करेगा, जब उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। जब तक हमारे पास खुद के पास कोई चीज नहीं है हम लोग सामने वाले को नहीं देते हैं। ठीक है, तो लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो उसके लिए भी 2 कंडीशन है, एक किसके पास होता है, एक तो होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब ऐसा अगर हम लोग देखें जैसे कि H2O है ना, H2O के पास क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको बोलते हैं, जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो बंध नहीं बनाया
उसके बाद भी उसके पास क्या बचा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया, उसके बाद भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना, तो वो क्या हुआ, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब उसने बंध नहीं बनाया। ठीक है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ये क्या कर सकते हैं, केंद्रीय धातु को दान कर सकता है ना। वैसे ही एक और चीज होता है, कुछ जो एटम्स हैं उनके पास क्या होते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, Cl- लिखा है। ठीक है, Cl- है, माइनस मतलब वहां पर क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। OH- है, माइनस क्या दर्शाता है कि उसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या दिखाता है कि फ्लोरीन के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई भी धातु या लिगेंड क्या करे, इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस क्षार कहते हैं, है ना। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, है ना, मतलब ये क्या करते हैं, एक के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो जो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको दान करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट हुआ, पहला केंद्रीय धातु परमाणु था, इसके पास क्या होना चाहिए, ये है डी ब्लॉक का तत्व, इसके पास खाली डी कक्षक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी, ताकि लिगेंड जब उसको इलेक्ट्रॉन का दान करे तो वो उसको ग्रहण कर सके। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है CuNH3,4SO4। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये Cu जो है वो हमारा क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु आयन, या कहते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये Cu जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है, मतलब इसके पास क्या होंगे, रिक्त डी कक्षक होंगे, ताकि ये जो अमोनिया दिख रहा है, अमोनिया क्या है, लिगेंड। ठीक है, और जो लिगेंड होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, दान कर सके, है ना। तो अमोनिया के पास जो लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको वो किसको दान करता है, कॉपर को दान करता है, और यही क्या कहलाता है, लिगेंड। ठीक है, तो जो सिंगल दिखे, एक अकेला दिखे, वो हमारा क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन। और क्या क्या कंडीशन होना चाहिए केंद्रीय धातु आयन में, ये हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, लिगेंड। अब आपको ये दिख रहा होगा साइड में SO4 लिखा होगा। ठीक है, तो जो हमारा कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक, उसके बाहर में जो भी आयन लिखा होगा उसको क्या कहते हैं, आयनीकरण क्षेत्र या आयोनाइजेशन स्फीयर। और एक और चीज ध्यान देना, कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा काउंटर आयन कहते हैं इसको, है ना। तो ये जो है काउंटर आयन, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो SO4 लिखा है। ठीक है, तो जब ये SO4 है मतलब ये क्या है, निगेटिव आयन है। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको एग्जाम्पल में देखने मिलेगा, वो कहाँ लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, अब ये जो पूरा ओवरऑल स्फीयर है, ये जो जगह दिख रहा है CuNH3,4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उप सहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो NH3 के साइड में ये 4 लिखा हुआ है, 4 है ना, तो ये जो 4 है वो क्या होता है, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं समन्वय संख्या। केंद्रीय धातु आयन से जितने लिगेंड जुड़े हुए हो वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। कभी 4 होगी, 6 होगी, 3, 2, तो वो सब उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा 2 टर्म, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड, है ना, काउंटर आयन, समन्वय संख्या, ये सब हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो काउंटर आयन है, ऐसा क्यों है कि ये जो काउंटर आयन है ये इस ब्रैकेट के बाहर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी समझते हैं हम लोग। जैसे ही ये, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, जैसे हमारा एग्जांपल है CuNH3,4 प्लस, और इसके साथ में क्या है, SO4। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये जो CuNH3,4 है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, और SO4 जो है वो SO4 2- में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, काउंटर आयन, कि जब भी हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो ये क्या होगा, CuNH3,4 हमारा जो संकुल है ये वैसे का वैसा ही रहेगा, और SO4 2- जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, काउंटर आयन की। और जो हमारा क्या है, ये उप सहसंयोजी क्षेत्र है, तो जो उप सहसंयोजी क्षेत्र होता है वो जैसे बना होगा
वो वैसे ही रहेगा। तो यही डिफरेंस क्या है हमारा काउंटर आयन और उपसहसंयोजी क्षेत्र में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लिगेंड है, लिगेंड के बारे में हमने देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है लिगेंड में। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, है ना। और इसमें क्या होना चाहिए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए या तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लिगेंड है इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स है देखते हैं। सबसे पहले जो लिगेंड होता है उसको हम लोग इनकी संख्या के आधार पर, मतलब इनमें जो दाता स्थान है उनके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो लिगेंड होता है उसके प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ लिगेंड, कितने टाइप्स के लिगेंड होते हैं उसको देखते हैं। तो ये जो लिगेंड है वो उनके टाइप्स, पहला होता है एक दंतुर, या उसको क्या कहते हैं हम लोग मोनोडेंटेड। ठीक है, मोनोडेंटेड का मतलब होता है कि इसमें क्या होंगे, एक ही दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, मतलब दान करने का जो स्थान है वो क्या होगा, एक ही होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दंतुर लिगेंड, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो ये हो गया Cn माइनस, OH माइनस और Cl माइनस। तो ये क्या है, एक ही साइड से एक ही दाता स्थान होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे एक दंतुर लिगेंड, है ना। ध्यान रखेंगे लिगेंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। ये हमारा लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। किसको दान करेगा, केंद्रीय धातु आयन को। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक दंतुर हुआ। अब दूसरा वाला होता है द्विदंतुर, है ना। तो जो द्विदंतुर है उसको बाइडेंटेड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ही दाता स्थान आप लोग को दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या होंगे, दो दाता परमाणु होंगे, है ना। यहाँ पर क्या होंगे, दो दाता परमाणु। तो ये जो दो दाता परमाणु में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, ऑक्सलेट आयन, है ना। ऑक्सलेट आयन जो होते हैं उसमें दो दाता परमाणु होंगे। ठीक है, ऑक्सलेट का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या रहेगा O माइनस। वैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और O माइनस रहेगा। ठीक है, और ये जो दोनों कार्बन है ये किससे बंधे हुए होंगे, ये यहाँ से ये मेटल को इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सलेट आयन। ये भी ऑक्सीजन, M से क्या है, मेटल, मतलब ये ऑक्सीजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ये ऑक्सीजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ, द्विदंतुर। द्विदंतुर का मतलब ये है कि जहां पर दो दाता परमाणु होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विदंतुर कहलाते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं, जहां पर दो से अधिक दाता परमाणु हो। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है दो से अधिक दाता परमाणु हो, तो सीधे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बहुदंतुर, या फिर उसको क्या कहा जाता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड, है ना। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब ये जो बहुदंतुर है उसमें क्या होंगे, ये तो त्रिदंतुर भी आते हैं और चतुर्दंतुर भी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं त्रिदंतुर का, जहां पर कितने होंगे, दो से ज्यादा, है ना, जो दो से क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, एथिलीन डाइएमीन का हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, या ये हो जाएगा डाई एथिलीन ट्राई एमीन, है ना। ये हो गया हमारा डाई एथिलीन ट्राइएमीन। तो जो डाई एथिलीन ट्राइएमीन है, देखना स्ट्रक्चर को ऐसा नहीं है कि हमको लिखना बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग जैसा लिखा है वैसे ही हम लोग स्ट्रक्चर को लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, डाई एथिलीन। तो डाई एथिलीन का मतलब समझो कि हमको दो CH2 ग्रुप यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डाई एथिलीन और ट्राइएमीन है। ठीक, तो हम लोग दो एथिलीन ग्रुप, ये हो गया हमारा एक CH2 और ये हो गया एक CH2। अब देखो ट्राइएमीन, तो ट्राइएमीन मतलब ये जुड़ा होगा, ये NH2 एक हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक NH। अब ट्राइएमीन है मतलब यहाँ पर और क्या होगा, एक और हमारा CH2 ग्रुप लगेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, है ना। तो ये NH2 और ये NH। तो यहाँ पर देखो कितने सारे हमारे परमाणु हैं, यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी, अगर हम यहाँ पर मेटल को रखते हैं तो ये नाइट्रोजन यहाँ से दान कर सकते हैं,
ये भी यहाँ से दान कर सकता है और ये भी यहाँ से दान कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 3 एमीन और डाई एथिलीन ट्राई एमीन, है ना। तो ये डाई एथिलीन लिखा है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये 2 कार्बन है तो ये एक क्या हो गया, एक इथाइलिन ग्रुप हमारा, और ये 2 कार्बन क्या हुआ, एक एथिलीन ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाई एथिलीन ट्राइएमीन। ठीक, तो यहाँ पर कितने दाता परमाणु थे, 3 दाता परमाणु, तो ये 3 जगह से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल, बहुदंतुर का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। एक और देखते हैं बहुदंतुर का एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसी में आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल है ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, तो जो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन है इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ट्राईइन, TRIENE, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, ट्राईइन होता है। ठीक, तो जो ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन है इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। हमारे पास ये हो गया वापस से CH2। ठीक है, अब ये जो CH2 है यहाँ से कौन जुड़ा रहेगा, एक NH2, यहाँ से कौन जुड़ा है, NH जुड़ा है। अब ये जो NH है वापस से कौन हो गया, CH2, कितना एमीन है, ट्राई एथिलीन, तो ये हमारा एक एथिलीन हुआ, ये हमारा दूसरा एथिलीन हुआ। ठीक है, अब वापस से यहाँ पर NH जोड़ दो, ठीक, 2 एथिलीन हुआ, अब फिर से ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2 और एक और NH2। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमारा एक एथिलीन ग्रुप ये हुआ, ठीक है, दूसरा एथिलीन ग्रुप देखो, ये दूसरा एथिलीन ग्रुप है, ये हमारा हो गया 3 एथिलीन, है ना, ट्राई एथिलीन। तो 1 2 3 ट्राई एथिलीन हुआ। अब ट्राई एथिलीन के बाद टेट्राएमीन, तो ये हो गया हमारा एक एमीन, यहाँ एक लोन पेयर, ये एक एमीन हो गया, ये एक एमीन और ये एक एमीन। तो अगर हम यहाँ पर मेटल को रखते हैं तो ये मेटल यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ से भी और यहाँ पर से भी। तो टोटल कितने एमीन हुए, 4 एमीन हुए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पर कितने हैं, 4 दाता परमाणु हैं। मतलब ये क्या करेगा, 4 जो दाता परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं। इसको कहते हैं ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, ट्राईएमीन भी कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या चीज, लिगेंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा, EDTA। प्रैक्टिकल्स में इसको खासकर पूछा जाता है कि EDTA की संरचना बनाइए, है ना। तो जो EDTA का नाम क्या है, देखो EDTA, ठीक, जो EDTA है वो क्या होगा, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। अब देखो इसको लिखते हैं हम लोग एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। तो एथिलीन कितना है, डाइएमीन, है ना, तो यहाँ पर एथिलीन रहेगा और डाइएमीन रहेगा। तो जब हम लोग पहले लिखते हैं CH2, तो ये क्या हो गया हमारा एथिलीन। अब क्या है यहाँ पर डाइएमीन, तो यहाँ से नाइट्रोजन जोड़ो और यहाँ से भी नाइट्रोजन जोड़ो, ठीक है, तो ये हो गया एथिलीन डाइएमीन। अब क्या है, टेट्राएसीटेट, मतलब 4 बार एसीटेट ग्रुप रहेगा। तो ये हो गया COO CH3, COO CH3, यहाँ से भी जोड़ते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा COO CH3 और ये भी हो गया COO CH3। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, नाम से तुमको समझ में आ जाएगा ये क्या बनाया हमने। यहाँ देखो एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ये हमारा एथिलीन हुआ, डाइएमीन मतलब ये हो गया डाइएमीन, 2 नाइट्रोजन ग्रुप, तो उसको हमने क्या कहा, डाइएमीन, है ना। ये हो गया एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, है ना। सबको एसिटिक एसिड का सूत्र याद हुआ, CH3COOH बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जब भी ऐसे आयोनाइज होगा, मतलब जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये COO- में भी ब्रेक होगा, तो हम इसको COO- भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम चीज COO- इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने दाता परमाणु है, 6 दाता परमाणु। कैसे है देखो, ये जो नाइट्रोजन दिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन जो है हमारे क्या होंगे, 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं।
एक तो ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हुआ, ये हमारा तीसरा ऑक्सीजन और ये चौथा ऑक्सीजन, मतलब 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। टोटल कितने हैं हमारे पास? 6 दाता परमाणु। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने होंगे दान करने वाले? 6 दाता परमाणु होंगे। ठीक है, अब देखो इसी से हमारे पास एक और नया शब्द आएगा जिसको क्या कहते हैं? किलेट कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होगे कि ये जो EDTA है, ये जो लिगेंड है वो खुद इतना बड़ा है। ठीक है, अब जब ये लिगेंड किसी भी केंद्रीय धातु से जुड़ेगा, लिगेंड का काम रहता है कि वो केंद्रीय धातु को क्या करे? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो जब भी ये किसी केंद्रीय धातु से जुड़ेगा तो वो एक क्या निर्माण करेगा? वलय का निर्माण करेगा, है ना। मतलब वो क्या बन जाएगा? एक बड़ा रिंग बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किलेट कहते हैं, है ना। या किलेट या फिर क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग किलेट का डेफिनेशन क्या होगा। जब भी कोई बहुदंतुर लिगेंड, है ना, केंद्रीय धातु से इस तरीके से जुड़ा हो कि वो एक रिंग का निर्माण करता हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किलेट कहते हैं, या इसको चिलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा? जब भी कोई बहुदंतुर लिगेंड, है ना, बहुदंतुर या फिर इसको क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेड, कि जब भी कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड किससे जुड़े? केंद्रीय धातु से जुड़ता है, तो वो क्या बनता है? एक रिंग का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर हमारा मेटल है, यहाँ पर भी जुड़ गया, यहाँ से भी जुड़ गया, यहाँ से भी, है ना, तो एक क्या बन गया? एक रिंग के जैसा बन गया। तो यही हमारा क्या कहलाता है? किलेट वलय कहलाता है ना। या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? किलेट रिंग कहते हैं। ठीक है, तो किलेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखोगे। लिगेंड अलग होता है और किलेट अलग होता है। लिगेंड का अंदर में ही क्या आ रहा है? किलेट आ रहे हैं। ठीक है, कि जब कोई बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो एक क्या बन जाता है? वलय बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किलेट वलय कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमने कौन सा धातु लिया? Cu लिया, है ना। अब ये जो Cu है इसको इथिलीन डायमीन अपन जानते हैं, CH2NH2, यहाँ से दान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से भी हो गया, ये हो गया CH2NH2, है ना, यहाँ पर भी CH2NH2। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे, तो ये क्या बन गया? एक रिंग के जैसा बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किलेट वलय कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक क्या हुआ? किलेट वलय हुआ। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। एक होता है हमारा लिगेंड का प्रकार होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? उभयदंतुर लिगेंड, है ना। उभयदंतुर लिगेंड क्या होता है देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। उभयदंतुर लिगेंड, ठीक है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयदंतुर मतलब होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ये जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है इसमें क्या होता है? देखो कि यहाँ पर क्या होगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड में लिगेंड के पास 2 दाता परमाणु होते हैं। ध्यान देना यहाँ पर इसके शब्दों में कि जो लिगेंड है ना, लिगेंड होगा उसके पास क्या होते हैं? 2 दाता परमाणु, मतलब वो एक ही टाइम पे 2 दाता परमाणु वहां पर इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे। ठीक है, जो हम लोग एक दंतुर द्विदंतुर पढ़ रहे थे वहां पर क्या था? एक ही समय में एक ही जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एट अ टाइम, एक ही टाइम में 2 दाता परमाणु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे। ठीक है, तो ये जो उभयदंतुर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो उसका ध्यान देना। यहाँ पर क्या होंगे? लिगेंड के पास क्या होते हैं? 2 दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, अगर हमारे पास क्या आया? CN आया, है ना, साइनाइड है। ठीक, तो ये जो साइनाइड है, अगर हम CN समूह की बात करते हैं, ठीक है, तो जब CN समूह में क्या होगा? ये हमारा मेटल है, तो अगर मेटल को कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये ऐसा लिखा है मतलब समझना कि मेटल को कार्बन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस बार कार्बन की बारी है इलेक्ट्रॉन को दान करने की। तो जब भी कार्बन इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो ये क्या कहलाएगा? साइनो ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, और जब मेटल को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, NC लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, नेमिंग में ये काम आएगा। अभी हम लोग को नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को दान करे, किसको?
धातु को तो वो क्या कहलाता है, साइनो, है ना। और जब नाइट्रोजन दान करे इलेक्ट्रॉन का तो वो क्या कहलाता है, आइसोसाइनो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बार साइनो कहलाएगा जब Cn दान करेगा इलेक्ट्रॉन का, और Nc कब कहलाएगा, जब आइसोसाइनो होगा, मतलब जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो ध्यान देना, हमारा पहला जो एग्जाम्पल था वो क्या था, Cn समूह। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जब किसकी बात हो, NO2 ग्रुप, है ना, NO2 समूह है, तो NO2 समूह में भी सेम चीज देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुतंतु लिगेंड, है ना, ये जिसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट कहते हैं। ठीक है, तो जब एम्बीडेंटेट में क्या लिखा हो, अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, SCN समूह, है ना, तो जो SCN समूह है, ठीक है, SCN समूह में भी दो टाइप का लिंकेज होगा। जब यहाँ पर SCN समूह में मेटल को सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन का दान करे, है ना, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब मेटल को कौन दान करे, इलेक्ट्रॉन को सल्फर दान करता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड। ठीक है, और यही जो ग्रुप है मेटल को कैसे हो जाएगी, NCS, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का दान करे, ये क्या कहलाया जाएगा, आइसोथायोसाइनेट। बिल्कुल इसका याद रखेंगे नाम को, तभी आपका जो नॉमेनक्लेचर है वो इजी रहेगा। ठीक है, ध्यान देना, जब सल्फर इलेक्ट्रॉन का दान करता है धातु को तो वो थायोसाइनेट, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को दान करता है धातु को वो तो क्या कहलाता है, आइसोथायोसाइनेट कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसको हमारा क्या है, नाइट्रो समूह, NO2 समूह कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो कि जब मेटल को नाइट्रोजन, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, N डबल बॉन्ड O और O। ठीक है, तो जब यहाँ पर जो मेटल है उसको कौन दान करेगा, इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और ऑक्सीजन के पास भी है। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन मेटल को, धातु को इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसको कैसे लिखेंगे, N लिखना जरूरी है ना, N नाइट्राइट लिखेंगे। वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे सल्फर ने दान किया तो S थायोसाइनाइड। ठीक है, नाइट्रोजन ने दान किया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, N आइसोथायोसाइनाइड। ठीक, अब यहाँ पर देखो, मेटल को जब कौन दान करेगा, ऑक्सीजन, मतलब जब भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, ऐसे लिख सकते हैं ON डबल बॉन्ड O, मतलब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O नाइट्राइट। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो नामकरण है वो क्या हो जाएगा, N नाइट्राइट, और क्या हो जाएगा, O नाइट्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जहां पर एक ही समय में दो दाता परमाणु केंद्रीय धातु को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो मेटल है उसको एक बार सल्फर इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो उसका नाम क्या था, S थायोसाइनाइड। जब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, N आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब एम्बीडेंटेड लिगेंड के बाद हम लोगों ने क्या देखा, समन्वय संख्या। ठीक है, समन्वय संख्या के बारे में भी हम लोग कुछ चीजें समझते हैं कि समन्वय संख्या क्या होता है। ठीक है, देखो, समन्वय संख्या का मतलब है कि जो भी अणु, मतलब जो लिगेंड है वहां पर जितने नंबर्स लिखे होंगे वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। जैसे एक आध एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं समन्वय संख्या का। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स में मान लो लिखा है K4Fe(CN6). ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब तो आप लोग पहचान गए होंगे कि ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और Cn क्या होता है, लिगेंड होता है। लिगेंड का काम है केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन का दान करना, डोनेट करना, है ना। और ये K4 क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर, या उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है यही हमारा क्या है, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने नंबर लिगेंड होते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। मतलब वो जो है केंद्रीय धातु से उतने जो
लिगेंड है वो जुड़े हुए हैं, कभी ये 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, तो वो क्या कहलाता है, समन्वय संख्या। ठीक है, अब हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, है ना। आप लोग को हमेशा डिफरेंस करने में प्रॉब्लम होती है कि समन्वय संख्या क्या है और ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ठीक है, तो अभी क्लियर कर लेना कि समन्वय संख्या क्या है, जितने लिगेंड जुड़े हैं वो उसकी क्या है, समन्वय संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है देखना, इसको हम लोग 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हैं, है ना। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन में जैसा पढ़े हैं उसी टाइप का यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पर होता क्या है कि जब कोई भी धातु अपने अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना, कोई भी धातु है उसने क्या किया, अपने अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है उसको उसने त्यागा। ठीक है, तो जब वो अपने अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और वहीं पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकलती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। फॉर एग्जाम्पल देखना, कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर अभी क्या है, 0 है। जब भी कोई एटम होता है तो वो 0 स्टेट में होता है। ठीक, तो जब ये जो कॉपर है वो 0 है और जब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, जैसे Cu से एक इसमें गया Cu2+, जब भी प्लस लिखा मतलब समझ जाना यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो Cu2+ मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हो गया Cu2+ प्लस 2e-, मतलब हमने क्या समझा ऑक्सीकरण संख्या से, जब कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश आ जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। वो धन आवेश भी होता है, वो ऋण आवेश भी होता है। ठीक है, तो त्याग करेगा तो धन आवेश और ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। तो हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देख रहे थे कि जो कॉपर है, कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या निकली हमारी, +2 निकली। ठीक है, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। ठीक, अब हम लोग इसी को, ये जो कॉम्प्लेक्स है इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देखते हैं कि कितनी इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग ऑक्सीकरण संख्या की, जैसे हो गया FeCN6 4-। ठीक है, तो जो देखो जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो जो Fe है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, हमेशा हमको ध्यान रखना कि केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। ठीक है, अब बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। Cn जो है वो उसके ऊपर अभी हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल में कितना आवेश होता है, -1, तो ये हो जाएगा Cn -1, कितना है ये, 6 है, तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, 6। ठीक, अब ये जो बाहर में 4- लिखा है इसको हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, ये क्या होगा, इक्वल करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो x - 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब ये जो है -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। ठीक, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और x इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या निकलेगा, +2। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में भी समझाती हूँ। FeCN6 4- में जब जिसकी भी हमको क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब उसके बाद ध्यान रखेंगे जो भी ऋणात्मक अणु है ना, उनकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में रहेगी, जो धनात्मक है उसकी प्लस में होगी। अभी मैं एक बार लिस्ट दूंगी आपको कि किसकी माइनस में और किसकी प्लस में है। तो देखो Cn की -1, टोटल कितने अणु है, 6, तो 6 गुणित 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह, धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है, तो x ऋण 6 और यहाँ पर बराबर में ऋण 4, तो x बराबर ऋण 4 उधर जाके, ऋण 6 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, धन 6 हो जाएगा, और ऋण और धन क्या होता है, ऋण होता है। ठीक है, तो जब 6 और 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो हम लोग लगाते हैं, तो बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या निकली हमारी, +2 निकल गई। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। चलो एक और निकाल के देखते हैं, CONH3 6 और Cn3। ठीक, तो चलो देखते हैं। CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो उसको हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, या आप लोग ऐसे भी x लिख सकते हो। ठीक है,
यही सही है, नहीं तो वो मल्टीप्लाई लगेगा। X प्लस NH3 जो है वो उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड का जो मान है वो क्या होता है, शून्य होता है। और ये कितना है, 6 है, तो 0 × 6, फिर प्लस, अब ये बाहर नहीं जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स के साथ ही है ना, तो ये Cl का जो मान है कितना होता है, -1, टोटल ये कितना है, 3 है, तो -1 × 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, x, ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है, पूरा टर्म क्या हो गया हमारा, 0 हो जाएगा। और ये -3 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, -3, और प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट x -3 इज इक्वल्स टू 0, और x बराबर यहाँ पर क्या निकलेगा, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को अभी बता देती हूँ कि जितने भी उदासीन लिगेंड है ना, उदासीन लिगेंड की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होती है, 0 होती है। जैसे कि हमारा हो गया NH3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है, H2O, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0। CO, कार्बोनिल, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 होती है। ठीक है, अब जितने भी धनात्मक लिगेंड है ना, जितने भी धनात्मक है, जैसे कि सोडियम, इसका होगा +1, पोटेशियम, इसका होगा +1, सोडियम है, इसका भी +1। ठीक है, तो वो ये तो आप लोग समझ जाओगे, जितना भी उसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है ना। और वैसे ही अगर हम किसकी बात करें, ऋणात्मक है ना, तो जैसे फ्लोरीन सब लोग जानते हो, इसका कितना होता है, -1, क्लोरीन का भी कितना होता है, -1, ऑक्सीजन का ध्यान रखना कितना होता है, -2। तो जितना उसमें चार्ज होगा वो ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग अचानक से कैसे सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अभी हमको नामकरण सीखना है, तो नामकरण सीखते सीखते अपने आप ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास में ये सब समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लिगेंड हो गया, कीलेट हो गया, ये सब 2-3 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से लर्न करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका नामकरण कैसे किया जाता है। और आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, इससे क्या होगा कि जो भी मेरे वीडियोस हैं आने वाले वो आप लोग को सामने में आपके फ्रंट स्क्रीन में दिखाई देंगे, नहीं तो आप लोग ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।